सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने कक्षा 10th की एसएसटी चालू कर रखी है और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। एसएसटी का हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था उसका लास्ट लेसन है उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता किसे कहेंगे, उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है। इसके अलावा विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, ये हमारे इस लेसन में है। कल जो हमने लेसन चालू कर रखा था उसमें एक दो छोटे टॉपिक बाकी रह गए थे, जैसे एक वित्तीय मध्यस्थ, ये पूछा जा सकता है वित्तीय मध्यस्थ किसे कहेंगे। एक तो ये बात करेंगे वित्तीय मध्यस्थ की, दूसरा हम बात करेंगे देसी बैंकर की, और तीसरी हम इसमें बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की। स्वयं सहायता समूह की बात करेंगे। वित्तीय मध्यस्थ, देखिए मध्यस्थ का मतलब हो गया बीच का, वित्तीय मध्यस्थ का मतलब है जो वित्त से संबंधित है। देखें, एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास अपनी बचत होती है और उस बचत को जमा करवाता है वो, और एक व्यक्ति होता है जिसे ऋण की आवश्यकता होती है। इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने का काम करता है बैंक। कौन करता है? बैंक। तो हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपनी सेविंग्स ज़्यादा है, जिसके पास बचत जाता है, उसकी बचत को जमा के रूप में स्वीकार करता है, और जिस व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता है उसे ऋण देता है। तो इसे हम कहेंगे जो ये बैंक जो है वो किसकी भूमिका निभाता है? वित्तीय मध्यस्थ की। तो वित्तीय मध्यस्थ कौन होता है? जो जमाएं स्वीकार करता है और आवश्यकता होने पर ऋण प्रदान करता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि बैंक की आय क्या है? बैंक की आय, तो देखिए बैंक की आय क्या है। बैंक क्या करता है? जो उसके मुख्य काम मैंने आपको बताया था, पहला काम था उसका जमा स्वीकार करना, और दूसरा बैंक का जो मैंने आपको कार्य बताया था वो बताया था आपका मैंने ऋण प्रदान करना। तो अब बैंक की आय कैसे होती है? बैंक जमा करने वालों को जो ब्याज देता है, जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा कराए तो मुझे ये समझे आप कि ए व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा कराए तो इसे बैंक ब्याज देगा। जब मैंने कल आपको कहा था 3 तरह की जमा होती है, चालू खाते की जमा, बचत खाते की, और सावधि जमा जो होती है, स्थायी जमा जिसे कहते हैं वो। तो एक व्यक्ति जो है उसने पैसा जमा कराया बैंक में, और एक बी है उसको ऋण की आवश्यकता है, इसको बैंक ने पैसा उधार दिया। तो जो ए व्यक्ति है इसको बैंक ब्याज देगा और ए बी व्यक्ति से ब्याज लेगा। लेकिन ध्यान रखना, बैंक की आय क्या होगी? जमाकर्ता को दिया जाने वाला ब्याज और ऋण लेने वाले से लिया जाने वाला ब्याज। दोबारा सुने, जमाकर्ता को तो दिए जाने वाला ब्याज और ऋणकर्ता से लिया जाने वाला ब्याज, दोनों का जो अंतर होता है वो बैंक की आय होती है। और हमेशा ये ध्यान रखना कि जमाकर्ता को जो ब्याज दिया जाता है वो कम होता है किसकी तुलना में? जो ऋण प्रदान किया जाता है उसकी तुलना में कम होता है। यानी कि ऋण प्रदान करेंगे जिसको उसको उससे ब्याज अधिक लेंगे और जमाकर्ता को ब्याज कम देंगे। जैसे माना कि 5% जो है इसको दिया है इन्होंने, ठीक है, और इससे 10% लिया। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये आंकड़ा फिक्स नहीं है, उदाहरण के तौर पर समझें कि जमाकर्ता को कितना दिया? 5%, और ऋण प्रदान करने वाले से कितना लिया? 10%। तो इन दोनों का जो अंतर है 5%, इसे हम बोलेंगे बैंक की आय। तो सीधा सीधा है कि जमा करने वाले को दिया जाने वाला ब्याज और ऋण लेने वाले से लिया जाने वाला ब्याज, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम बैंक की आय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये हो गया आपका वित्तीय मध्यस्थ और बैंक की आय, दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, समझेंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें, देसी बैंकर। मैंने आपको कहा था कि साख के 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक तो संस्थागत होता है और एक गैर संस्थागत होता है। संस्थागत में मैंने कहा था जिसका नियमन या जिस पर नियंत्रण या जिसके लिए कानून बनाने का कार्य जो सरकार और आरबीआई करती है, ठीक है। और जो गैर संस्थागत होता है उसमें इस तरह का काम आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं करती है। तो देसी बैंकर उसी का उदाहरण है। देसी बैंकर है क्या, पहले समझे हमें। देसी बैंकर, देसी बैंकर वे लोग हैं जो बैंक की तरह काम करते हैं। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई निजी फर्म भी हो सकती है जो बैंक की तरह काम करते हैं। तो हम इसको रटना नहीं है। अब बैंक की तरह काम करते हैं मतलब क्या काम करेंगे वो? बैंक क्या कर रहा था? जमाएं स्वीकार कर रहा था। बैंक क्या कर रहा था? ऋण दे रहा था। तो ये भी जमाएं स्वीकार करते हैं और ये भी ऋण प्रदान करते हैं, कोष को स्थानांतरण भी करते हैं। और कई बार ये जो व्यक्ति ऋणी होता है उसके मित्र और उसके सलाहकार की भूमिका भी निभाते हैं। इनके पास ऋण लेने के लिए फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता बहुत कम होती है, साख के आधार पर या संपत्ति गिरवी रखकर ये ऋण दे देते हैं, वो देसी बैंकर है, ठीक है। तो देसी बैंकर के हम देखें कार्य क्या क्या है। तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई निजी फर्म हो सकती है, निजी फर्म भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो किसकी तरह कार्य करते हैं? बैंक की तरह कार्य करते हैं।
ठीक है, एक चीज निजी व्यक्ति होता है, सॉरी निजी फर्म हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो किसकी तरह काम करते हैं, बैंक की तरह करते हैं। दूसरा हम देखें कि ये क्या करते हैं, वही जब बैंक की तरह काम कर रहे हैं तो ये लोगों से क्या स्वीकार करेंगे, जमाई स्वीकार करेंगे। तो ये क्या करते हैं, लोगों की बचत जो होती है उसकी जमाई स्वीकार करते हैं। तीसरा, अब ये नॉर्मल सी बात है कि बैंक का काम क्या होता है, जमाई स्वीकार करना, और कल मैंने आपको बताया था बैंक का ये काम ये होता है ऋण प्रदान करना। अब थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, बैंक की औपचारिकताएं अलग होती है, देसी बैंकर यहाँ अलग होता है सिस्टम। यहाँ सिस्टम क्या है, ये किसी को या तो किसी की संपत्ति रखकर, संपत्ति गिरवी रखकर ऋण दे देते हैं, संपत्ति गिरवी रखकर ऋण दे सकते हैं, या संपत्ति गिरवी रखकर ऋण नहीं देंगे तो किसी व्यक्ति की साख के आधार पर, साख का मतलब यहाँ पर है कि उसकी वैल्यू क्या है या उसका समाज में स्थान क्या है, उस आधार पर, साख के आधार पर ये ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये सलाहकार की और मित्र की भूमिका भी निभाते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये कोष स्थानांतरण का काम भी करते हैं, पैसा इधर से उधर स्थानांतरित करना, कोष स्थानांतरण का काम भी करते हैं। तो ये देसी बैंकर है। ये 5 बिंदु आप कर लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इसमें इतना पढ़े कि है क्या और क्या क्या काम करता है। ये देसी बैंकर हो गया। एक मैंने आपको बताया था स्वयं सहायता समूह, शब्द से पता लग रहा है स्वयं की सहायता करने वाला समूह। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि 20-25 लोग या इससे अधिक भी हो सकते हैं, वो अपनी बचत दैनिक या मंथली दोनों तरह की बचत शुरू कर सकते हैं। ये बचत 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक हो सकती है। तो ये लोग बचत करना प्रारंभ करते हैं, बचत करते करते धीरे धीरे इस समूह का ये पंजीकरण करवा लेते हैं, और पंजीकरण करवाने के बाद इसका फायदा क्या होता है कि इस समूह के अगर किसी सदस्य को ऋण की आवश्यकता है तो ये समूह के लोग उसे कम ब्याज पर, कम ब्याज दर पर क्या प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान कर देते हैं, और समूह को काफ़ी समय हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। तो उसके बाद में ये अपना खाता कहाँ खुला सकते हैं, बैंक में भी खुला सकते हैं, और बैंक से भी समूह क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है। तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं, हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अपने सदस्य को किसी को अगर आवश्यकता है तो उसको ये ऋण प्रदान करते हैं, अपनी बचत करते हैं, और बहुत कम ब्याज पर जो है वो ऋण प्रदान करते हैं। इन्हीं के जो कमेटी बनाई होती है वो इसका संचालन करती है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी किसमें, स्वयं सहायता समूह में। तो ये आपका लेसन हो गया। अब हम जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो लास्ट लेसन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें उसको क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो हमारा लास्ट लेसन है, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। देखें सबसे पहले हमें देखना है उपभोक्ता कहेंगे किसे। तो आपसे अगर पेपर में सीधा उपभोक्ता की परिभाषा पूछी जाए तो सीधा सीधा है वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करने वाला। ये परिभाषा है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्या करने वाला, उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ये सीधी परिभाषा। लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है, इसको रटना नहीं है, समझे, इसको बिल्कुल ध्यान समझे। आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ फीस देने के आपके 3 तरह के होते हैं, 3 तरह की कंडीशन बनती है। या तो आप पूरा का पूरा भुगतान कर देते हैं और सेवा का उपयोग ले लेते हैं, ठीक है, या आप क्या करते हैं, आंशिक भुगतान करते हैं, आंशिक भविष्य में देने का वादा करते हैं, या आप क्या करते हैं कि पूरा का पूरा भुगतान पेंडिंग छोड़ देते हैं कि हम इसको भविष्य में करेंगे। तो 3 तरह का भुगतान आप करते हैं, वही उपभोक्ता है इसके अनुसार। तो 3 तरह की कंडीशन है कि वह व्यक्ति जो सेवा, वस्तु या सेवा का, क्योंकि उपभोग दोनों का होगा, वस्तु या सेवा का भुगतान करके उपयोग करे, एक कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि आंशिक भुगतान तो पहले कर दिया जाए, आंशिक भुगतान करके पहले कर दिया जाए, और आंशिक जो बचा हुआ भुगतान है उसे भविष्य में किया जाए, भविष्य पर छोड़ दिया जाए। या तीसरी कंडीशन ये बनती है उपभोक्ता की कि वह व्यक्ति जो पूरा का पूरा भुगतान भविष्य में करे, भविष्य में करने का वादा करे। तो 3 तरह की कंडीशन हो गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो वस्तु या सेवा का भुगतान करके उसका उपयोग कर ले, उपभोग कर ले,
या आंशिक भुगतान कर ले, आंशिक भविष्य में करने का वादा कर ले, या पूरा का पूरा भुगतान भविष्य में वादा कर ले। इसको रटना नहीं है, समझें। आप स्कूल में 3 तरह की से फीस जमा कराते हैं। पहली, या तो आप पहले पूरी की पूरी जमा करा देंगे एक साथ ही, या आप कहते हैं कि नहीं सर तो अभी हम किस्त में जमा कराएंगे, थोड़ा पहले कराएंगे, थोड़ा भविष्य में कराएंगे, या तीसरा हम कहते हैं कि इस जो भुगतान है हम पूरा का पूरा भविष्य में कराएंगे। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा है। और आपसे सीधा पेपर में पूछे उपभोक्ता किसे कहेंगे, देन आंसर इज वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पूछा जाए तो ये उपभोक्ता है। और वैसे अगर आप कोशिश यही करें कि हमें यही परिभाषा याद हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह क्वेश्चन करे, हमें ये याद होना चाहिए कि पेपर में ये लिखना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया व्यक्ति। व्यक्ति किसे कहेंगे, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में व्यक्ति को भी परिभाषित किया गया है। व्यक्ति कोई निजी फर्म हो सकती है, ठीक है। निजी फर्म भी कौन सी 2 तरह की हो सकती है, या तो पंजीकृत भी हो सकती है और गैर पंजीकृत भी हो सकती है। पंजीकृत या गैर पंजीकृत, उसको हम बोलेंगे व्यक्ति। संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, इसे भी हम क्या बोलेंगे, जो कंबाइंड फैमिली रह रही है, या हिंदू परिवार का मतलब सबसे ही है, ठीक है। कंबाइंड जो हिंदू फैमिली रह रही है वो, उसको उपभोक्ता में शामिल किया गया है। तीसरा इसमें सहकारी समितियां, इसे भी उपभोक्ता में शामिल, व्यक्ति में शामिल किया गया। देखें तो ये तो हो गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार व्यक्ति किससे कहेंगे, कोई निजी फर्म हो सकती है जो पंजीकृत भी हो सकती है, और व्यक्ति या फर्म जो भी है वो पंजीकृत भी हो सकता है और गैर पंजीकृत भी हो सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार को शामिल किया गया है, सहकारी समितियों को शामिल किया गया है। तो ये हमारा हो गया है उपभोक्ता किसे कहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, ठीक है। ये सब हो गया। आगे देखते हैं हम। अब चलते हैं इससे आगे कि एक उपभोक्ता का शोषण किन कारणों से होता है। ऐसे क्या कारण है कि उपभोक्ता का शोषण होता है। हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं वही चीजें हैं। देखें, हमें किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, या उस वस्तु की जो जानकारी, लिखित जानकारी होती है वो क्या होती है, अपूर्ण जानकारी। यानी कि पूर्ण ज्ञान का ना होना वस्तु के बारे में, या अपूर्ण जानकारी का होना, अपूर्ण जानकारी का होना, उससे हमें घटिया वस्तु मिल जाती है। जो विक्रेता है, विक्रेता द्वारा कम तोल कर वस्तु देना, तो शोषण होता है। इसके अलावा देखें, वस्तु जिन मानकों, जो मानक उस पर लिखे गए उन मानकों का अभाव, वस्तु में शुद्धता का अभाव, वस्तु में गुणवत्ता का अभाव, ठीक है। इसके अलावा कैश बिल या रसीद का ना लेना, फिर उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी ना होना, फिर हम देखें शिकायत करने पर शिकायतों का जल्द निवारण ना होना, वस्तु पर ISI, ISO, AG, इको, जो पर्यावरण के अनुकूल जो मार्क हैं उनका ना होना, ये जो स्टैंडर्ड मार्क हैं इनका ना होना, ठीक है। ये सब जो है उपभोक्ता, इसलिए ये कह सकते हैं सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव होना, ये सब उपभोक्ता शोषण के कारण है। कि उपभोक्ता, एक और कर सकते हैं
अशिक्षा, उपभोक्ता का शिक्षित ना होना, ये सब किसके कारण है? उपभोक्ता शोषण के कारण है। देखें, पूर्ण ज्ञान या पूरा ज्ञान ना होना या पूर्ण जानकारी का होना। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो कंपनियां हैं वो अपना भ्रामक प्रचार करती हैं, उस प्रचार में आना, भ्रामक प्रचार का शिकार होना। तो ये सब चीज़ें हैं कि पूर्ण ज्ञान का अभाव या अपूर्ण जानकारी या अलिखित जानकारी होती है। विक्रेता द्वारा कम तोलकर वस्तु दी जाती है। मानकों का अभाव, शुद्धता का अभाव, गुणवत्ता का अभाव, कैश बिल या रसीद का ना लेना, उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी ना होना, शिकायतों का निवारण ना होना, वस्तुओं पर ISI जो पर्यावरण के अनुकूल जो मार्क हैं, जो चिन्ह हैं, वस्तु ISI, ISO, AGI, इको मार्क का ना होना, ये FOB है, ठीक है। इसके अलावा सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव होना, अशिक्षा होना, उपभोक्ता का अशिक्षित होना, भ्रामक प्रचार का शिकार होना। ये 9-10 बिंदु हैं, इनमें से आप कोई 5-7 बिंदु याद करेंगे तो भी आपके 10th के हिसाब से आपका काम चल जाएगा कि उपभोक्ता का शोषण किस तरह होता है। तो ये चीज़ें रखनी नहीं है। हम बाजार में देखते हैं कि हम जाते हैं, सीधा सामान लेते हैं, उस पर क्या लिखा है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो किन वस्तुओं से बनी है, उसके अवयव क्या है, इनको हम नहीं देखते हैं। हम सीधा जाकर वस्तु ले लेते हैं, कितना तोल रहा है इस पर भी गौर नहीं करते। जब उससे चीज़ें लेते हैं तो उससे हम बिल नहीं मांगते। तो ये सब चीज़ें हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो इनको रटना नहीं है। इसको समझे कि उपभोक्ता शोषण किन किन कारणों से हो सकता है। तो ये उपभोक्ता शोषण के क्या है? कारण है। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे क्या, थोड़ा सा अब इसको भी समझें कि अगर हम पूछें ये तो उपभोक्ता का शोषण हो गया, इनको अगर आप उल्टा कर दें, आपसे ये पूछ ले कि उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, आपसे ये पूछे उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो देखिए कर्तव्य क्या होंगे, इन्हीं को उल्टा। जो भी लिखित जानकारी है उसको प्राप्त करना, विक्रेता द्वारा कम तोले जाने पर उसकी शिकायत करना, स्टैंडर्ड मानक जो है उनको देखना, वस्तु लेते वक्त जो है वो रसीद या बिल लेना, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानना, और जैसे ही अगर कोई विक्रेता हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत करना, वस्तु पर यह देखना कि पर्यावरण के वो अनुकूल है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता का शिक्षित होना, ठीक है, और भ्रामक प्रचार से बचना। ये उपभोक्ता के क्या हो जाएंगे? कर्तव्य हो जाएंगे। थोड़ा सा उल्टा करते ही कर्तव्य आ जाएंगे, तो इनको रटना नहीं है। शोषण हो जाएगा, शोषण का हम उल्टा कर देंगे, यानी कि शोषण को हम पॉजिटिव वे में लगा देंगे, पॉजिटिव उनका आंसर बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उस उपभोक्ता के क्या हो जाएंगे? कर्तव्य हो जाएंगे कि एक उपभोक्ता होने के नाते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता निवारण के लिए, उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो हमें एक डेट याद रखनी है, 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसको लागू किया गया। इसलिए भारत में 24 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। एक तो ये चीज़, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई, तो इसकी तो धारा है 6। कौन सी धारा? धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से वो देखें, पहले देखें। परिसंकटमय वस्तुओं के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, एक नंबर, एक एक को समझेंगे। दूसरा क्या है? जो अनैतिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा देखें, उचित फोरम पर शिकायत का अधिकार, उचित फोरम पर शिकायत का अधिकार। और क्या दिया गया है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। और क्या अधिकार है? देखें, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, विभिन्न प्रकार
की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, और एक है इसका सूचना का अधिकार। तो ये देखें 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया, इसलिए 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अधिनियम की धारा 6 में उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं वो बताए गए हैं। तो उपभोक्ता को परिसंकटमय वस्तुओं के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी कि वह वस्तुएं जो उपभोक्ता के जीवन के लिए खतरा है उन वस्तुओं के विरुद्ध उसको संरक्षण का अधिकार दिया गया है। जैसे हमें दूषित खाद्य पदार्थ दे दिया गया है, या हम कह सकते हैं मकान बना रहे हैं तो मिलावटी सीमेंट दे दिया गया है, या हम कह सकते हैं ऐसी घटिया वस्तु दे दी गई है जिनसे हमारे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो उन सभी चीज के खिलाफ हमें संरक्षण का अधिकार दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में। दूसरा देखें अनैतिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर विक्रेता हमारे साथ यानी कि उपभोक्ता के साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है, ये धारा 36 में है, ठीक है। अगर कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उस अनुचित व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करने का और उसके विरुद्ध पारोत्य के विरुद्ध अधिकार, उस अनुचित व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करने का और हमें हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उचित फोरम पर शिकायत का अधिकार। अगर उपभोक्ता के साथ घटिया वस्तु दी गई है या उसका शोषण किया गया है तो वो उचित फोरम पर, जैसे जिला उपभोक्ता मंच है, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच है, राज्य उपभोक्ता मंच है, तो जिस भी फोरम पर वो शिकायत करना चाहे उस शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। एक एक को पढ़ेंगे आगे। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है। ये कर्तव्य रहेगा सरकार का या प्राधिकारियों का कि उपभोक्ता को वो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है उनकी शिक्षा दे, ये उसका अधिकार रहेगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार सरकार का और प्राधिकरण का या प्राधिकारियों का ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता को क्या प्राप्त हो, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ही प्रकार की वस्तु बाजार में रहेगी तो एकाधिकार बनेगा, एकाधिकार बनेगा तो वस्तु महंगी होगी और वस्तु घटिया भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक ही वस्तु तो मजबूरी में लेनी पड़ेगी। लेकिन एकाधिकार ना बने, वस्तु अलग अलग प्रकार विभिन्न प्रकार की मतलब उपभोक्ता के पास विकल्प होने चाहिए एक ही चीज के कि ये उसको पसंद है या ये उसको पसंद है, वो उसको चुनने का अधिकार होना चाहिए। सूचना का अधिकार, जिस वस्तु को उपभोक्ता ले रहा है, जिस सेवा का वो उपभोग कर रहा है वो किन अवयवों से बनी है, उसका मूल्य क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके उसमें कोई घटिया तो मिलावट तो नहीं है, ये सब इन बारे के किन मानकों पर आधारित है वो, ये सब बातों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके अनुसार उपभोक्ता के अधिकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये सब हो गया है। नेक्स्ट बोलते हैं और क्या उपाय किए गए। देखें अब बात करते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता की शिकायतों के लिए निवारण के लिए कितने तरह की व्यवस्था की गई है। तो देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। इसमें 3 तरह के उपभोक्ता की शिकायतों के लिए जो मंच की बात करें तो 3 तरह के न्यायालय की बात की गई है। एक तो है राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, दूसरा बात करें हम राज्य उपभोक्ता मंच, ठीक है। तीसरी हम बात करें तो जिला उपभोक्ता मंच। तो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय कितने प्रकार के हैं, कितने स्तर के हैं, तो 3 स्तर के हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और जिला उपभोक्ता मंच। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में इस अधिनियम के आधार पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आधार पर अधिनियम जो पास किया गया उसका नाम है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987, ठीक है। भारतीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम तो है 1986 का, लेकिन राजस्थान का पूछे तो अधिनियम तो वही है, उसके आधार पर हमने पास किया
तो वो कौन सा हो गया? और राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987। अंतर क्या है देखें थोड़ा सा, हमें अंतर यह याद रखना है कि आपसे पूछे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार 1986 के अनुसार उपभोक्ता मंच कितने स्तर का है, तो 3 स्तर का है। लेकिन राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के अनुसार उपभोक्ता मंच कितने स्तर का है, तो 2 स्तर का ही होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। तो कौन से बचे? तो 2 स्तर का है, 2 स्तर का है। देखिए राज्य उपभोक्ता मंच और दूसरा है जिला उपभोक्ता मंच। तो लिख देता हूं मैं, दूसरा कौन सा है? जिला उपभोक्ता मंच। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 7 में इसके बारे में बताया गया है, इस अधिनियम 87 वाले की, और धारा 4 के बारे में इसमें बताया गया है जिला उपभोक्ता मंच के बारे में। अब देखें है क्या राज्य उपभोक्ता मंच क्या है? तो राज्य उपभोक्ता मंच का जो कार्यालय होगा वो राज्य की राजधानी में होगा। कहाँ पर होगा? राज्य की राजधानी में होगा। दूसरा, इसके जो कार्य दिवस होंगे और कार्य समय होगा उसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। इसकी जो मोहर होगी, सील की बात करें तो इसकी मोहर का निर्धारण भी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा अगर इस मंच का अध्यक्ष चाहे तो कभी भी इसकी बैठक बुला सकता है, यानी कि राज्य उपभोक्ता मंच का जो अध्यक्ष होगा वो कभी भी इसकी बैठक बुला सकता है, कभी भी। ठीक है, इमरजेंसी होने पर। एक तो ये जिला उपभोक्ता मंच की बात करें तो धारा 4 आ जाएगी। ठीक है, वही होगा, कहाँ पर होगा? जिले में होगा। वही सेम, इसके कार्य दिवस और इसके कार्य समय भी कौन तक निर्धारित करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। ठीक है, मोहर भी कौन करेगी? राज्य सरकार तय करेगी। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो जब आवश्यकता होगी उस समय उसकी मीटिंग बुला सकता है। ये राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेंगे तो 2 स्तर का है, राज्य उपभोक्ता मंच, जिला उपभोक्ता मंच। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पूछेंगे तो 3 स्तर का है। ठीक है, अब इसमें कितने कितने की राशि है वो छोटा सा रह गया, ये टॉपिक खत्म कर देते हैं फिर अपने। देखें, अगर 20 लाख तक का मामला है, कितने लाख तक का? 20 लाख तक का, तो शिकायत कर सकते हैं कहाँ पर? जिला उपभोक्ता मंच में। यहाँ पर शिकायत अगर 90 दिन तक आप निस्तारण नहीं होता है या जो आपको आपकी समस्या का हल किया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं जिला न्यायालय के बाद कहाँ पर? राज्य उपभोक्ता मंच में। और राज्य उपभोक्ता मंच में जो समय होगा वो 30 दिन का होगा। उसके बाद भी अगर वहाँ निस्तारण नहीं होता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच है वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ भी अगर निस्तारण नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो जाने का हो गया। लेकिन राशि की बात करें तो 20 लाख तक का तो जिला उपभोक्ता मंच में, 20 लाख से 1 करोड़ तक का, 20 लाख से 1 करोड़ तक का कोई मामला है तो वो सीधा सीधा उसमें अपील कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता मंच में। और अगर 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो सीधे सीधे हम राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में अपील कर सकते हैं। ये 3 स्तर का हो गया। समय मैंने आपको बता दिया कि जिला उपभोक्ता मंच में 90 दिन के अंदर सुनवाई होती नहीं होती 90 दिन तक, या आप जो आपको जो हल दिया गया है, आपकी समस्या का जो समाधान किया गया उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप राज्य उपभोक्ता मंच में जा सकते हैं। राज्य उपभोक्ता मंच में जो है सुनवाई का जो समय होता है वो 30 दिन का होता है। अगर वहाँ भी संतुष्ट नहीं है आप तो आप जा सकते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में, और वहाँ भी नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद 1-2 विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार का जो टॉपिक है वो बचता है। थोड़ा सा स्पीडली इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 29 तारीख को आपका पेपर है। तो हमारी कोशिश ये है कि कक्षा 10 का जो है वो जितना भी सिलेबस है उसको एक बार हम 25 तारीख तक, 29 भी नहीं क्योंकि हमें 25 तक कराना पड़ेगा। आपका मैथ का पेपर भी है तो तैयारी दोनों सब्जेक्टों की करें, मैथ की भी करें, SST की भी करें। कोशिश ये करेंगे कि 25 तक आपका कंप्लीट करवा दें, इसलिए हमें थोड़ा स्पीड में चलना पड़ रहा है। लेकिन जो भी है आपको चीज़ें पूरी करवाई जा रही हैं, कुछ भी काटा नहीं जा रहा है, अच्छे से करवाया जा रहा है। ठीक है, 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सभी को धन्यवाद।